बीएससी एजी पार्ट सेकंड में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट कोर्स में सिंपल टॉपिक डिस्कस करते हुए आज हम मिल्क काऊ एंड बफेलो मिल्क कंपैरिजन, गाय और भैंस के दूध की तुलना और कोलेस्ट्रम क्या होता है और कोलेस्ट्रम और सामान्य दूध में क्या अंतर होता है और कोलेस्ट्रम का क्या महत्व होता है, इसकी हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस पॉइंट में हमने मिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, मिल्क क्या होता है। अब गाय और भैंस की दूध की यदि हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो गाय का दूध जैसे भैंस के दूध से अपेक्षाकृत पतला होता है। गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, रिचनेस होती है। और गाय का दूध पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। पीलापन क्यों होता है? इसमें कैरोटीन पाया जाता है। भैंस का दूध सफ़ेद होता है, भैंस का दूध का रंग सफ़ेद होता है। और ये गाय का दूध स्वाद में कम मीठा होता है, भैंस का दूध अधिक मीठा होता है, स्वीटिश। गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, भैंस के दूध में कैरोटीन कम होता है। और गाय के दूध में विटामिन ए की मात्रा कम होती है, भैंस के दूध में अपेक्षाकृत विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम डिस्कस करें इसका फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, जमाव बिंदु। गाय के दूध का फ्रीजिंग पॉइंट -0.546 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि भैंस का -0.543, यानी गाय का दूध का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, भैंस का कम होता है। इसी तरह आपेक्षिक घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, गाय के दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.030 होती है, यानी गाय के दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपेक्षिक घनत्व कम होता है, भैंस का दूध ज़्यादा होता है। भैंस के दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.032 तक होती है, यानी भैंस का दूध गाढ़ा होता है, उसमें कुल ठोस पदार्थ ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी की मात्रा ज़्यादा होती है। और एसएनएफ भी गाय के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ, सॉलिड नॉट फैट, गाय के दूध में कम होते हैं, भैंस के दूध में सॉलिड नॉट फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसी तरह हम फैट की मात्रा बात करें तो गाय के दूध में फैट की मात्रा 3 से लेकर 4.55 तक होती है, और भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। भैंस के दूध में 5.5 से 8 तक भी होती है। और एट द मंथ ऑफ लास्ट मंथ ऑफ का नाम जैसे लास्ट मंथ ऑफ लैक्टेशन में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह फैट ग्लोबुल्स, गाय के दूध में फैट ग्लोबुल्स का साइज छोटा होता है और अधिक संख्या में होती है, जबकि भैंस के दूध में फैट ग्लोबुल्स की साइज बड़ी होती है और संख्या में कम होती है। इसके कारण भैंस का दूध गाय की दूध की अपेक्षा पचने में दुष्कर है। गाय का दूध आसानी से पच जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, इसीलिए माताएं गाय का दूध पिलाती हैं। इसी तरह जो फैट दूध वसा है उसमें ब्यूटारिक तथा स्टेरिक अम्लों की मात्रा कम मात्रा में होती है, और भैंस में ब्यूटारिक और स्टेरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। अब दूध मिल्क फैट में ओलिक तथा लिनोलिक एसिड का अधिक मात्रा में होना और भैंस के दूध में कम होती है। इसी तरह लो यानी फेरस, कॉपर, मैग्नीज लवण गाय के दूध में ज़्यादा होते हैं, भैंस में लो, तांबा, मैग्नीज कम होता है। इसी तरह कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा सोडियम लवण कम मात्रा में होते हैं, भैंस के दूध में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये कंपैरिजन बिटवीन काऊ एंड बफेलो मिल्क, इनमें क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या अंतर होता है, कैसे हम गाय के दूध को भैंस के दूध से अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब इसी तरह जैसे कोलेस्ट्रम की बात करें तो कोलेस्ट्रम पर जैसे गाय के या लाइवस्टॉक में एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव के उपरांत निकलने वाले पहले दूध को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, कि उस न्यूबॉर्न के लिए एक उपहार है।
न्यूबॉर्न के लिए कंप्लीट फूड है, उपहार है। खीस में न केवल प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण इत्यादि प्रचुर मात्रा में होते हैं, अभी तो एंटीबॉडीज़ भी उपस्थित होते हैं, जो कि नवजात को रोग से लड़ने के लिए इम्यूनिटी शक्ति या उसमें रोग से लड़ने की शक्ति भी पैदा करते हैं। और खीस का स्पेसिफिक ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और फ्रीजिंग पॉइंट और नेचुरल एसिडिटी दूध से ज़्यादा होती है। खीस का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और नेचुरल एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। ये प्रोटीन की अधिकता के कारण होता है। खीस में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ब्याने के पश्चात लगभग 3 से 4 दिन तक पशु खीस देता है, जिसकी संरचना धीरे धीरे दूध में बदल जाती है। ये खीस का जो सिंथेसिस है ब्याने के लगभग 3 से 4 दिन तक होता है, उसके पश्चात धीरे धीरे ये दूध में कन्वर्ट होता है। अब इस टेबल में जो दिखाया गया दूध और कंपैरिजन बिटवीन मिल्क एंड कोलेस्ट्रॉल, तो इसके गुण हैं, जैसे देखने से दूध पतला होता है, खीस गाढ़ा होता है, और कुल ठोस TS की मात्रा, खीस में कुल ठोस की मात्रा कम होती है 12 से 25%, और खीस में 25 से 28.5 तक होती है, यानी कुल ठोस खीस में मात्रा ज़्यादा होती है। अब इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी दूध में 1.030 होती है और खीस में 1.06 से लेकर 1.08, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी खीस की ज़्यादा होती है। एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग गर्म करने पर ये उबलने लगता है दूध, और ये खीस जम जाता है। लैक्टोज दूध में अधिक होता है और खीस में कम होता है। कैसीन दूध में कम होता है और खीस में दूध की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा कैसीन होती है। इसी तरह एल्बुमिन दूध में कम और खीस में 2 गुना ज़्यादा। इसी तरह ग्लोबुलिन दूध में कम और इस ग्लोबुलिन खीस में लगभग अधिक 12% तक खीस की मात्रा होती है। इसी तरह दूध में यानी इसमें खीस में प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के कारण खीस में रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है दूध की अपेक्षा। विटामिन ए दूध में कम होता है और खीस में 8 गुना अधिक होता है। विटामिन बी दूध से 2 गुना अधिक। विटामिन सी खीस में ज़्यादा होता है। मिनरल मैटर और खीस में लगभग 17 गुना दूध की अपेक्षा मिनरल मैटर ज़्यादा होते हैं। इसी तरह विटामिन सी भी दूध की अपेक्षा खीस में ज़्यादा होता है। और कैटेलेज ये एंजाइम है, ये भी दूध की अपेक्षा खीस में ज़्यादा होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दूध का इसका खीस का ज़्यादा होता है। कलर दूध का रंग जनरली सफ़ेद होता है, जबकि खीस कुछ पीला अथवा हल्का गुलाबी रंग इसका खीस का होता है। स्वाद दूध का मीठा होता है और खीस का कुछ नमकीन, कुछ इसका खीस का स्वाद कोलेस्ट्रॉल का नमकीन होता है। तो ये तो अंतर था दूध और खीस में क्या अंतर होता है। अब दूध का बायोसिंथेसिस, आयन में जैसे हम जानते हैं कि सिंथेसिस की जब हमने बात करी थी और स्टडी किया था कि अडर में उपस्थित एल्वेओलाइज की एपिथेलियम कोशिकाओं में दूध का सिंथेसिस होता है। दूध का सिंथेसिस कहाँ होता है? एल्वेओलाइज की एपिथेलियम सेल्स में होता है। और प्रसव लैक्टेशन या जैसे पार्चुरेशन के उपरांत एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से प्रोलैक्टिन या लैक्टोजन हार्मोन के उत्पादन के साथ ही दूध बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब पार्चुरेशन होता है उसके तुरंत पश्चात एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हार्मोन प्रोलैक्टिन या लैक्टोजन हार्मोन के उत्पादन के साथ ही दूध के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और आयन में जो आयन है, अडर है, उसमें 1 मिलीमीटर दूध बनने के लिए लगभग 500 मिलीमीटर रक्त का प्रवाह होता है। और दूध में मिलने वाले कुछ अवयव जैसे कि शर्करा, लैक्टोज, वसा, प्रोटीन का अधिकांश भाग आयन में उपस्थित कोशिकाओं में संश्लेषित होता है। जो दूध में जो अन्य कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, लैक्टोज,
फैट, प्रोटीन का अधिकांश भाग उस अडर में उपस्थित कोशिकाओं से ही सिंथेसिस होता है तथा खनिज, विटामिन तथा कुछ अंश प्रोटीन रक्त द्वारा सीधे ही दूध में आता है। खनिज लवण, विटामिन और प्रोटीन इत्यादि दूध में रक्त के द्वारा ही आते हैं और रक्त से दूध में पहुंचने तक इन अवयवों के लिए प्लाज्मा कोशिका छलनी का कार्य करती है। जो रक्त से डायरेक्ट दूध में पहुंचते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए जो प्लाज्मा कोशिका झिल्ली वो एक छलनी का कार्य करती है और मिल्क सिंथेसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि दूध दोहने के तुरंत पश्चात सर्वाधिक तीव्र और न दोहने से पूर्व बंद हो जाता है। इस प्रकार दिन में 3 बार दूध निकालने से लगभग 8 से 15% अधिक दूध की प्राप्ति हो सकती है। हम जनरली दूध हम निकालते हैं दिन में 2 टाइम, यदि 3 बार निकालेंगे तो दूध की मात्रा 8 से 15% तक अधिक हमको दूध प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार दूध का सिंथेसिस कहाँ होता है? एल्वोलाइज में होता है, एल्वोलाइज में पाई जाने वाली सेल्स में। और इन दूध के सिंथेसिस के साथ ही दूध में जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं शर्करा, लैक्टोज, फैट और प्रोटीन का अधिकांश भाग उन अयन में उपस्थित कोशिकाओं से सिंथेसिस होता है तथा मिनरल मैटर, विटामिन और प्रोटीन का कुछ भाग डायरेक्ट रक्त से दूध में आता है। इस प्रकार दूध का सिंथेसिस अयन में अडर में किस प्रकार होता है वो हमने स्टडी किया। थैंक यू।